नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरिंद। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और जगत में भी कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर सीबीआई के छापे, जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई। मामले में 15 मार्च को राबड़ी, लालू यादव और मीसा यादव की है पेशी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर फिर बोला हमला, कहा राहुल गांधी विवादों की बन गए हैं आंधी। साथ ही कहा राहुल ने विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने का लिया ठेका। देश में इलाज को किफायती बनाना सरकार की प्राथमिकता। स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान से जुड़े पोस्ट बजट वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा भारत की विदेशों पर निर्भरता कम करने की सरकार की है पूरी कोशिश। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक और शूटर उस्मान को यूपी पुलिस ने आज तड़के किया ढेर। पुलिस ने उस्मान पर रखा था 50,000 का इनाम। उस्मान ने ही उमेश पाल और सिपाही पर चलाई थी पहली गोली। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान के बोलन में हुए एक ताजा आत्मघाती बम धमाके में 9 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर। दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान में हुए इस धमाके में 15 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल। विमेन प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा मुकाबला। कल के मैच में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से दी थी मात। महाकाल मंदिर में शुरू हुआ रंगों का उत्सव, 40 क्विंटल फूलों से खेली गई होली। मथुरा, वृंदावन से लेकर काशी तक घरों और बाजारों में चढ़ा होली का खुमार। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की जबरदस्त मांग। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर आज सीबीआई ने छापा मारा है। सीबीआई ने राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर छापा मारा है। सीबीआई के अनुसार जमीन के बदले नौकरी मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10:30 बजे सीबीआई के 3-4 अधिकारी 10 सर्कुलर रोड पहुंचे और अनुमति लेकर अंदर गए। फिलहाल राबड़ी देवी से पूछताछ हो रही है। इसी के साथ लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लौटे लालू यादव फिलहाल दिल्ली में है। गौरतलब है कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के घोटाले के मामले में दिल्ली की अदालत ने 15 मार्च को पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत अन्य आरोपियों को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह समन जारी किया है। चार्जशीट में सीबीआई ने लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपित बनाया है। सीबीआई का आरोप है कि साल 2004 से 9 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू परिवार को रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी के बदले लोगों द्वारा तोहफे में या कम दाम में जमीन दी गई। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सलमान हैदर इस वक्त पटना से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सलमान, अगर बात की जाए तो इस वक्त का क्या कुछ अपडेट है? 10:30 के आसपास सीबीआई की टीम पहुंची थी राबड़ी देवी के घर, क्या अभी भी पूछताछ जारी, कोई जानकारी? देखिए, अभी भी अंदर ही हैं वो लोग, जो सीबीआई का दल पहुंचा है पूछताछ के लिए। हालांकि अंदर से जो खबरें मिली हैं उसके अनुसार सीबीआई ने इसे रेड कहने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि पूछताछ के लिए जा रहे हैं। जैसे राउज एवेन्यू कोर्ट, जैसा कि आपने अभी बताया, 14 लोगों के खिलाफ जो समन जारी किया गया है, उसी सिलसिले में ये लगता है कि जो पूछताछ हो रही है और अभी तक ये लोग अंदर ही हैं, जो अभी लेटेस्ट सूचना हमारे पास है उसके अनुसार। और कोई भी इस तरह के विवरण और आए नहीं है हमारे पास।
लेकिन यह है कि पूछताछ चल रही है और राबड़ी देवी अंदर हैं, तेज प्रताप यादव भी घर के अंदर ही हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इस बीच जो विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों ने धरना प्रदर्शन किया है, राबड़ी देवी के घर पे जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंच रही है, तो इस तरह की चीजें अभी सामने आ रही हैं। बहुत ज्यादा डिटेल अभी तक आया नहीं। जी सलमान, अपने आप में इस कार्रवाई के बाद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सीबीआई जो पूछताछ के लिए गई है, जिसको उसने छापेमारी नहीं कहा है, उस कार्रवाई के बाद में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, राजनीतिक सरगर्मियां पूरे पटना में तेज हो गई हैं और इसको लेकर तमाम खास करके आरजेडी की ओर से बयानबाजी बहुत ज्यादा स्तर पर दिखाई पड़ रही है। आरजेडी के जो बड़े नेता हैं, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि चूंकि राजद बड़ी तेजी से उभर रही है, जैसा कि उनका कहना है, और इसीलिए जो केंद्र की बीजेपी की नेतृत्व वाली मोदी सरकार है, उसने एक निशाने पर रखा हुआ है आरजेडी को और उसके नेताओं को, और बार बार निशाना बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है और जितना मामला है नहीं उससे आया। तो ये सारी चीजें सलमान, संक्षेप में, क्योंकि ये पूरा मामला क्या है दर्शकों की जानकारी के लिए, और किस तरीके से बड़ी संख्या में जमीन लेने का एक तरीके से फेवर करना नौकरी के बदले, इस मामले का थोड़ा संक्षेप में बताइए दर्शकों के लिए। ये मामला वही है जैसे आपने भी बताया कि जो रेलवे में नौकरियां काफी निकली थी, आईआरसीटीसी के माध्यम से भी और सीधी भर्ती भी जो रेलवे भर्ती बोर्ड करता है, और उसके बदले में ये आरोप लगा है लालू परिवार पर कि इन्होंने जो जमीनें लिखवाई हैं, नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, और वो मार्केट रेट से काफी कम दाम पर सिर्फ दिखावे के लिए, और उसमें ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बेनामी संपत्ति ट्रांसफर की है। वो संपत्तियां किसी व्यक्ति के नाम दर्ज करा दी गई और फिर वहां से ट्रांसफर की गई, और जिन लोगों ने ट्रांसफर की उनकी हैसियत ऐसी नहीं थी कि वो जमीन या घर रखें, क्योंकि वो खुद भी कई मामलों में ऐसा पाया गया कि झोपड़ी झुग्गी में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़ी जमीनें लालू यादव के परिवार को अलग अलग परिवार के लोगों के नाम से शिफ्ट की, ट्रांसफर की। तो ये चीजें अभी जांच चल ही रही है इन सारे मामलों में, ये सारा केस दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जो कार्रवाई होगी उसमें पूरी सच्चाई बाहर निकल के आएगी। शुक्रिया सलमान हैदर इस खबर पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपसे आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं इस वक्त कुछ और ताजा तरीन खबरों की ओर। खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान प्रांत के बोलन में हुए आत्मघाती बम धमाके में 9 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर है। दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान में हुए इस धमाके में 15 अन्य पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये पुलिसकर्मी सिवी त्योहार में अपनी ड्यूटी पूरी करके लौट रहे थे। पाकिस्तान में पुलिसकर्मियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस कड़ी में ये ताज़ा हमला है। इससे पहले बलूचिस्तान में ही ग्वादर तुर्बत रोड पर बलूचों के हमले में कल 10 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर थी। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता मालिक अख्तर इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मालिक, एक बार फिर से पाकिस्तान में पाकिस्तान पुलिस के जो लोग हैं उनको ही निशाना बनाया गया है और 9 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की भी खबर। लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में एक ताज़ा लहर हम देख रहे हैं हमलों की, और साथ ही साथ KPK में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसकी तरफ से भी हमलों में तेज़ी आई है। ये जो नई घटना है ये बोलान ज़िला है बलूचिस्तान का, उसमें हुई है, और ये बलूचिस्तान कांस्टेबलरी का एक ट्रक था जो एक मेले में ड्यूटी दे के वापस जो राज्य की राजधानी है कोयटा वापस आ रहे थे, और रास्ते में बोलान के करीब एक मोटरसाइकिल पर शायद एक आत्मघाती हमलावर सवार था जिसने जाकर इस ट्रक से अपनी मोटरसाइकिल को टकरा दिया, और इस धमाके में 9 पुलिसकर्मी कांस्टेबलरी के मारे गए और कई 1 दर्जन से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं।
इस तरह से जो घटनाएं हम देख रहे हैं लगातार सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने की, उसके सिलसिले में हमने देखा था कि पेशावर में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जहां पर एक पुलिस जोन की मस्जिद को निशाना बनाया गया था पिछले दिनों, और वहां 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और मरने वाले जो थे वो ज़्यादातर पुलिस के अधिकारी और पुलिस के पर्सनल्स थे। तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर केपीके के अंदर जो सुरक्षा बल हैं वो निशाने पर हैं, और एक तरह से हमलों में एक बड़ी तेज़ी आ रही है। मालिक, अगर बात की जाए तो तहरीक तालिबान का जिक्र आपने किया, क्योंकि ये वही तालिबान है जिसको पाकिस्तान ने एक तरीके से पाला पोसा और कई प्रकार से मदद की थी, लेकिन आज ये हालात है कि वही तहरीक तालिबान कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल पैदा करता नजर आ रहा है। ये महज अभी हाल फिलहाल नहीं बल्कि बीते कई समय से पाकिस्तान में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना और उसके बाद में ये मानना कि साहब हाँ ये हमने किया है, ये भी बदलते पाकिस्तान की एक नई प्रकार की तस्वीर को दिखाता है। पाकिस्तान ने तालिबान को न सिर्फ संरक्षण दिया बल्कि जो तहरीक तालिबान जैसे संगठन है उनको पनपने का पूरा मौका दिया गया, और एक तरह से उनको सरकारी संरक्षण में यहाँ तक कहा जाता है कि केपीके में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बाकायदा उगाही करने के लिए छूट दी गई और वो वहाँ पर उगाही किया करते थे। उसके बाद जब हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान जो थे वो सत्ता में आ गए, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो लोग जो अफ़गानिस्तान की जेलों में बंद थे वो वापस केपीके में आ गए हैं, और अब वो वहाँ फिर से अपने पैर फैला रहे हैं, और इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि सिर्फ केपीके ही नहीं बल्कि जो दूसरे इलाके हैं, यहाँ तक कि कराची तक में हम देख रहे हैं, और दूसरे क्षेत्र हैं, पंजाब के कुछ इलाके हैं, उसमें लगातार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले तेज़ होते जा रहे हैं। तो जिस तरह से टीटीपी जैसे तत्वों को पाकिस्तान की सरकार ने, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने मजबूत किया, आगे बढ़ाया और वो उनको पाला पोसा, आज वो लग रहा है कि वो चीज़ उन्हीं पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल, और यही अपने आप में आतंक को सरपरस्ती के तौर पे रखना ये दिखाता है किस तरीके से पाकिस्तान को भारी पड़ता नजर आ रहा है। शुक्रिया मालिक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश में उपचार को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने आज स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। कोरोना के बाद बदले परिदृश्य में दुनिया के देशों का ध्यान स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विकास पर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि स्वास्थ्य देखभाल की बात करते समय पूर्व कोविड युग और महामारी के बाद के युग को विभाजन के साथ देखना चाहिए। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए देश में स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते प्रसार का उल्लेख किया और वन अर्थ वन हेल्थ के विजन को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने स्वास्थ्य के आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। दुनिया का ध्यान पहले से कहीं ज्यादा अब हेल्थ केयर पर आया है, लेकिन भारत की अप्रोच सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जीव मात्र के लिए, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कही है। विदेशों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार की तरफ से हो रहे प्रयासों का प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। उन्होंने फार्मा क्षेत्र में दुनिया का विश्वास हासिल करने पर खुशी व्यक्त की। कोविड काल में भारत के में फार्मा सेक्टर ने जिस प्रकार पूरी दुनिया का विश्वास हासिल किया है वह अभूतपूर्व है। इससे हमें कैपिटलाइज करना ही होगा। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से फार्मा में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। इन प्रयासों से
अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में इलाज को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। आयुष्मान भारत के तहत अभी तक देश के करोड़ों मरीजों के लगभग 80,000 करोड़ रुपए जो बीमारी में उपचार के लिए खर्च होने वाले थे, वो खर्च होने से बचे हैं। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्र हैं। इन केंद्रों पर बाजार से बहुत सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं। इससे भी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को लगभग सिर्फ दवाई खरीद करने में 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वेबिनार में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि बीते वर्ष में 260 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। वहीं मेडिकल सीटों की संख्या 2014 के बाद से आज के समय में दोगुनी हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के पास ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलना मेडिकल ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी विवादों की आंधी बन गए हैं। विदेशी दोस्त, विदेशी एजेंसी या फिर विदेशी चैनल हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विदेशी जमीन से राहुल ने भारत को बदनाम करने का ठेका लिया हुआ है। राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। विदेशी दोस्त हों, विदेशी एजेंसियां हों, विदेशी चैनल हो या फिर विदेशी जमीन हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक और शूटर उस्मान को प्रयागराज की पुलिस ने आज तड़के मुठभेड़ में मार गिराया। आज सुबह कौंदिहारा के क्राइम ब्रांच के साथ पुलिस और शूटर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के साथ हुई फायरिंग के दौरान उस्मान बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने घायल शूटर को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उस्मान को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि उस्मान नाम का विजय उर्फ उस्मान था। इस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा हुआ था। पुलिस और उस्मान के बीच हुई इस मुठभेड़ में कौंदिहारा थाना का सिपाही नरेंद्र भी जख्मी हो गया है। सिपाही नरेंद्र सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल उसको पहली गोली मारने वाला और सिपाही को पहली गोली मारने वाला उस्मान ही था। इस हत्याकांड में शामिल एक और अपराधी अरबाज को पुलिस ने प्रयागराज के नेहरू पार्क में मार गिराया था। उमेश पाल के हत्याकांड के दौरान अरबाज क्रेटा कार चला रहा था। उस्मान पेशेंट था और ये ब्रॉड डेड आया हुआ है हमारे हॉस्पिटल में, और इसको हमने ईसीजी करवा के और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं करवा के और अभी इसको डिक्लेयर किया गया है और इसको मर्चरी भेज दिया गया है। गोली लगी हुई है और चूंकि और इसका ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, इसमें ब्रॉड डेड था। प्रयागराज में बीएसपी विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उसके 2 गनर की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद योगी सरकार हरकत में आई और माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। माफिया अतीक अहमद के करीबी रहे सभी लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इस हत्याकांड में साजिश रचने के लिए माफिया अतीक अहमद का नाम भी सामने आ रहा है। आज के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार ने कहा है कि पुलिस और एसटीएफ लगातार लगी हुई है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उस्मान को मार गिराया। उमेश पाल हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इतने दुर्दांत हत्यारे हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक और अपराधी को ढेर किया है। हमारी पुलिस एसटीएफ लगातार सक्रियता के साथ छापे डाल रही है, एक एक अपराधी को
सजा मिलेगी, हमारी प्रतिबद्धता है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प लिया। जो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं वो परेशान हो रहे हैं। आज हम सिर्फ दिल्ली की 70 विधानसभाओं पे बुराई पे अच्छाई का विजय का त्योहार मना रहे हैं। और आज दिल्ली की सबसे बड़ी जो बुराई है वो भ्रष्टाचार है, शराब का घोटाला है, जिसके प्रतीक ये तीनों हैं। इसलिए इनका पुतला फूका जा रहा है। और धीरे धीरे वो समय भी दूर नहीं है जब दिल्ली में सही मायनों में एक अच्छा शासन आएगा और इस भ्रष्टाचार से दिल्ली को मुक्ति मिलेगी। दिल्ली आबकारी नीति के मामले में रिमांड पर लिए गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई आज यानी 6 मार्च को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। यहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। 4 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया था, जो आज पूरी हो रही है। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट से 3 दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। सिसोदिया की जमानत पर याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को उनकी कोर्ट में पेशी हुई थी। यहां से सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर पहले भेजा गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक बेहद चुनौतीपूर्ण प्रायोगिक मिशन के तहत 7 मार्च को अपना जीवन काल पूरा कर चुके मौसम उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स को नियंत्रित तरीके से धरती के वातावरण में प्रवेश कराएगा और अंततः प्रशांत महासागर में एक निर्जन स्थान पर गिरा दिया जाएगा। भारत फ्रांस की संयुक्त साझेदारी में मौसम के अध्ययन के लिए तैयार किए गए मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह का प्रक्षेपण 12 अक्टूबर 2011 को किया गया था। इस उपग्रह को 3 साल के मिशन पर भेजा गया था, लेकिन उपग्रह ने 1 दशक तक यानी 2021 तक अपनी सेवाएं दी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक जलवायु के अध्ययन के लिए मूल्यवान आंकड़े प्रदान किए। मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह को अब संयुक्त राष्ट्र के इंटर एजेंसी अंतरिक्ष बलवा समन्वय समिति यानी UNIADC के दिशा निर्देशों के अनुसार पृथ्वी की निचली कक्षा से हटाया गया है। एजेंसी के तय मानकों के अनुसार इसे ऐसी कक्षा में लाया जाना चाहिए जहां उसका जीवन काल 25 साल से कम हो। लगभग 1000 किलोग्राम वजनी मेगा ट्रॉपिक्स 867 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में है और उसमें अभी भी लगभग 125 किलोग्राम ईंधन बचा हुआ है। इसरो की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अगर इस उपग्रह को इसी कक्षा में छोड़ दिया जाए तो यह 100 साल से अधिक काल तक धरती की कक्षा में चक्कर काटता रहेगा, लेकिन उसमें बचे काफ़ी मात्रा में ईंधन के चलते इसके टूटने और जोखिम पैदा करने के खतरे अधिक हैं। इसलिए प्रशांत महासागर में एक निर्जन स्थान पर इसे गिराने की योजना बनाई गई है। इसके लिए उपग्रह में बचे ईंधन का उपयोग करते हुए इसे नियंत्रित तरीके से वायुमंडल में पुनः प्रवेश कराया जाएगा। बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश का पहला 100% घरों में नल कनेक्शन वाला जिला बन गया है। जल जीवन मिशन के तहत 167 पंचायतों के 254 गांवों में घर घर नल से जल पहुंचाने वाला बुरहानपुर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। बुरहानपुर जिले में बारिश का पानी रोकने और जल पुनर्भरण के लिए करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से 310 जल संरचनाएं तैयार की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुए जल जीवन मिशन के तहत नारी शक्ति के प्रयासों की भी सराहना की है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा है कि बुरहानपुर में नारी शक्ति का यह प्रयास देश भर के लिए मिसाल है। पहले बहुत दिक्कत थी ना, बहुत परेशानी भी थी। यहाँ पर हम बहुत बहुत दूर से पानी भी लाते थे, टाइम पे कुछ काम कर नहीं पाते थे। पहले मजदूरी बहुत करते थे, फिर उसके बाद में तो हम समूह में जुड़ गए। समूह के बाद हमको काम मिल गया, फिर उसके बाद में तो ये पानी का काम भी हमको मिल गया। तो इसके लिए हम पानी की सुविधा बहुत फिर घर घर जाके समझा भी दे पाया। हम पहले तो हम खेत खेत से पानी लाते थे, गाँव में पानी नहीं था, एक कुआं था, पानी पूर्ण नहीं था, हम खेता खेत से सर पानी लाते थे। पहले सर पे 2-2, 3-3 मुंडे आते, लाते लाते 11-12 भी बज जाती थी, फिर टेम हो जाती थी। फिर स्कूल पहुँचाने में बच्चों को दिक्कत ज्यादा आती थी, तो बेचारे टेम के बैठे में स्कूल बच्चे जाते थे पहले। पर अब जब से पानी का साधन होगा हमारे गाँव में, जब से बच्चे भी समय पे पहुँच जाते, हम भी स्कूल में चले जाते, खाना वगैरह बनाते।
अब देखते हैं देश भर की कुछ और अन्य खबरें फटाफट अंदाज में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक के विशेष आवरण का अनावरण किया। सिक्किम दुनिया के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। सिक्किम पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सतत कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहा है। सिक्किम पारंपरिक रूप से बक, गेहूं और फिंगर मिलेट्स का उत्पादक और उपभोक्ता राज्य है। अभिनेता अमिताभ बच्चन हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं। यह हादसा तब हुआ जब अमिताभ फिल्म प्रोजेक्ट के लिए एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे। हादसे के बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। हैदराबाद में इलाज के बाद अमिताभ बच्चन मुंबई अपने घर लौट चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग लिखकर ये जानकारी दी है। निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में आज सुबह लगभग 5:07 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 मापी गई। भूकंप के झटके 2 देशों भारत और इंडोनेशिया में महसूस किए गए। भूकंप से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने कछुओं की तस्करी करने के आरोप में 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 97 कछुए बरामद किए गए हैं। कछुओं को आजमगढ़ से लाकर कोलकाता ले जाया जा रहा था। पुलिस जब इनके सरगना तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 की चौथी सीरीज आज से खुल गई है। इसमें 10 मार्च तक निवेश का मौका है। इस बार सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए 5,611 रुपये प्रति ग्राम का भाव तय किया है। ऑनलाइन अप्लाई करने और डिजिटल पेमेंट करने पर प्रति ग्राम 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपको 1 ग्राम सोने के लिए 5561 रुपये देने होंगे। इस हिसाब से आपको 10 ग्राम सोने में 55,610 रुपये चुकाने होंगे। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और क्लास 1 की फ्री सीटों के लिए 14 मार्च को सुबह 11 बजे पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा। चुने गए स्टूडेंट्स को स्कूल अलॉट किए जाएंगे। सभी प्राइवेट स्कूलों की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डिसएडवांटेज ग्रुप और स्पेशल बच्चों की कैटेगरी की सीटों के लिए आज सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई करने का समय रखा गया था। मौसम विज्ञान विभाग ने केरल के गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है। कासरगोड और कन्नूर जिलों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि बढ़ती गर्मी की वजह से जंगल में आग फैलने की भी आशंका है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के दौरान फाग उत्सव की धूम देखने को मिली। महाराष्ट्र से आए एक भक्त ने फाग उत्सव में 40 क्विंटल फूल बाबा को अर्पित किए। भस्म आरती के दौरान विविध प्रकार के फूलों की होली खेलकर फाग उत्सव मनाया गया। अब कल सुबह बाबा महाकाल के दरबार में शिवलिंग पर अर्पित फूलों से बने गुलाल से होली खेली जाएगी। आगे बढ़ते देखते हैं व्यापार जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। सरकार आम लोगों की मदद करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का लाभ सीधे वंचित व्यक्ति को मिले, इसके लिए सरकार ने धीरे धीरे कई योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू किया है। सरकार का कहना है कि डीबीटी के कारण केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में अरबों डॉलर बचाने में मदद मिली है। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ रविवार को ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की दूसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर काफ़ी आसान है और इससे भ्रष्टाचार को दूर किया गया है। इस कारण केंद्र सरकार की योजनाओं में अब तक 27 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की बचत हुई है। अजय सेठ ने इस मौके पर कहा कि भारत ने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वह स्वाभाविक रूप से स्केलेबल, इंटरऑपरेबल और इनोवेशन फ्रेंडली और समावेशी है। इससे पूरी तरह से सरकार व लोगों के अलावा लोगों व व्यवसायों के आपसी व्यवहार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि चूंकि अब सारे हस्तांतरण प्रत्यक्ष और आसान है, ऐसे में भ्रष्टाचार की और कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती है और ये अपने आप में फायदेमंद है। इसमें फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया है। अजय सेठ ने कहा कि भारत में डीपीआई से लैस डीबीटी उन लाखों नागरिकों को राहत प्रदान करने में वरदान साबित हुआ है जिनका जीवन यापन प्रभावित हुआ था। सरकार डीपीआई के माध्यम से टीकों का वितरण कर और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराकर लाखों लोगों की मदद करने में सफल रही है। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव ने इस मौके पर G20 के योगदान की भी चर्चा की।
उन्होंने कहा कि हालिया सालों में G20 ने दुनिया को कई झटकों से उबरने में मदद की है और अभी भी वैश्विक आर्थिक समन्वय पर मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। भारत इसे आगे बढ़ाना चाहता है और खासकर वैश्विक दक्षिण में इसे अधिक प्रासंगिक बनाना चाहता है। पिछले 5 वर्षों में महिलाओं की क्रेडिट एक्सेस दोगुनी हो गई है। महिला कर्जदारों की क्रेडिट एक्सेस 2017 में 7% से बढ़कर 2022 में 14% हो गई है। TU सिविल की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में महिला कर्जदारों में पुरुष कर्जदारों की 11% की तुलना में 15% की वृद्धि हुई है। महिला कर्जदारों की हिस्सेदारी 2017 में 25% से बढ़कर 2022 में 28% हो गई है। महिलाओं की क्रेडिट एक्सेस बढ़ने के कई कारण हैं। कई ऋणदाता महिलाओं को बेहतर ब्याज दरें देते हैं। दूसरा, पुरुषों की तुलना में महिला कर्जदारों का क्रेडिट प्रोफाइल बेहतर होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में महिला कर्जदारों का क्रेडिट स्कोर 731 से 770 के बीच रहा, जो पुरुषों से बेहतर है। खपत आधारित क्रेडिट उत्पाद जैसे कि पर्सनल लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन महिला कर्जदारों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में व्यावसायिक ऋण लेने वाली महिलाओं की संख्या 3 गुना से अधिक हो गई है। होम लोन सेगमेंट में महिला कर्जदारों की हिस्सेदारी में भी वृद्धि देखी गई है। 2017 और 2022 के बीच कुल क्रेडिट सक्रिय उधारकर्ताओं में पश्चिम बंगाल में 22%, राजस्थान में 21% और बिहार में 21% महिला उधारकर्ताओं में वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से यानी 2014 से 15 के बीच में भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य के लिहाज से दोगुनी होकर 1,72,000 रुपये हो गई है। 2014-15 में ये 86,647 रुपये थी। हालांकि आय का असमान वितरण अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। आधार वर्ष 2011 के स्थिर मूल्य को पैमाना माने तो प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में 72,805 रुपये थी, जो 35% बढ़कर 2022-23 में 98,118 रुपये हो गई। कोरोना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई, हालांकि बाद में स्थिति सुधरी और 2021-22 और 2022-23 में इसमें तेजी दर्ज की गई। प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान NIPFP के पूर्व निदेशक पिनाकी चक्रवर्ती ने कहा कि विश्व विकास संकेतक डाटाबेस के अनुसार 2014 से 2019 के दौरान भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 5.6% प्रति वर्ष थी। इस अवधि में स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सुधार देखा गया। कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित जरूर किया, लेकिन उसके बाद स्थिति में एक बार फिर से सुधार आया है। रेल कौशल विकास योजना के तहत अब तक 15,000 युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 3 वर्षों में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाना है। इस प्रशिक्षण से युवाओं के लिए विभिन्न कंपनियों या सरकारी संस्थाओं में नौकरी पाना आसान हो जाएगा। रेलवे ने सितंबर 2021 में इस योजना को प्रारंभ किया था। युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए विभिन्न ट्रेड्स में तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ये योजना पूरी तरीके से निःशुल्क है। प्रशिक्षण की अवधि 100 घंटे या 3 सप्ताह की है। नोडल एजेंसी के रूप में समन्वय एवं आयोजन का दायित्व बनारस लोको वर्क्स वाराणसी को दिया गया है। प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें आवंटित व्यापार में प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रशिक्षण में किसी भी राज्य के वह युवा भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच हो। उम्मीदवारों को कम से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्राप्तांक के आधार पर ट्रेड आवंटित की जाती है। एक आवेदक एक बार में एक ही तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक समर्पित वेबसाइट विकसित की गई है। योजना के अंतर्गत 14 तरह के उद्योगों से संबंधित तकनीकी ट्रेडों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या 94 है, जो विभिन्न राज्यों में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार मिशन रोजगार अभियान चला रही है, जिसके तहत अगले 3-4 साल में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कौशल विकास करके राज्य देश की अर्थव्यवस्था में विकास के इंजन के रूप में काम कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने CM अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शुरू की है और इससे प्रदेश के 7.5 लाख युवाओं को लाभ होगा।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन आज करोड़ों नौजवानों की भावनाओं को एक नई उड़ान, पहचान और मंच दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 6 साल में 16 लाख युवाओं का पीएम कौशल विकास मिशन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और श्रम एवं सेवा योजना के माध्यम से कौशल विकास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारे युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा, युवाओं को उनके गांव और उनके जिले में ही रोजगार प्राप्त होगा। इससे प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन की भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारी सरकार एक फैमिली एक आई कार्ड शुरू करने जा रही है और इसके माध्यम से हम प्रदेश के हर एक परिवार की मैपिंग करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सरकार का ध्यान जल मार्गों को खोलकर मालवाहक और यात्री जहाजों की आवाजाही के लिए 23 नदियों की प्रणाली को विकसित करने पर है। इसका उद्देश्य सस्ते परिवहन लागत पर मालवाहक और यात्री जहाजों की आवाजाही में सुधार के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि हमारी नदी प्रणालियों में व्यापार की अत्यधिक क्षमता है। निवेशकों से आग्रह किया है कि वह अच्छे मुनाफे और इसकी अब तक इस्तेमाल नहीं की गई क्षमता के उपयोग के लिए निवेश करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक हमारे पास 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। हमने 23 नदी प्रणालियों की खोज की है जो नेविगेशन के लिए उपयुक्त है। वहीं डिब्रूगढ़ में मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का निर्माण मल्टी कोर निवेश के साथ 2023 के अंत तक शुरू हो जाएगा। इससे लोगों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। सरकार के अर्थ गंगा मॉडल के तहत यात्री और कार्गो जहाजों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए गंगा नदी के किनारे 62 घाट विकसित किए जाएंगे। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी इसे पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह पर उतारती है, जहां से इसे ट्रकों के असम के डिब्रूगढ़ लाया जाता है। इसके लिए आवागमन प्रतिदिन 500 ट्रकों के माध्यम से होता है, जो प्रदूषण पैदा करता है। उन्होंने कहा कि भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में निवेश के बहुत सारे अवसर हैं। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात फरवरी में बढ़कर रिकॉर्ड 16 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। यह आंकड़ा परंपरागत आपूर्तिकर्ता इराक और सऊदी अरब के संयुक्त तेल आयात से भी अधिक है। तेल के आयात निर्यात पर नजर रखने वाली संस्था वर्टेक्सा ने बताया है कि भारत को कच्चे तेल का इकलौता सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने से पहले तक भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 1% से भी कम होती थी। हालांकि पिछले महीने फरवरी में यह 35% बढ़कर 16.20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई। रूस से भारत का आयात बढ़ने का असर सऊदी अरब और अमेरिका से होने वाले तेल आयात पर पड़ा है। सऊदी अरब से आयात किया जाने वाला तेल मासिक आधार पर 16% घट गया है, जबकि अमेरिका से होने वाले तेल आयात में 38% की कमी आई है। इराक ने फरवरी में 9.39 लाख बैरल प्रतिदिन तेल दिया, जबकि सऊदी अरब ने 6.25 लाख बैरल तेल दिया था। तो फिलहाल आप देख रहे थे व्यापार जगत की क्या आज बड़ी खबरें थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं मिड डे प्राइम में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में, कभी परछाई बनके कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है।
भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में देखते हैं खबरें क्या हैं आज खेल जगत की बड़ी सुर्खियां। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा। सुचित्रा, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर खेल के मैदान की बात करें तो? सबसे पहले WPL की बात कर लेते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग में आज मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स की टीमें आपस में भिड़ेंगी। मुंबई ने अपने पहले मुकाबले में 143 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं RCB की टीम को अपने पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 60 रन से करारी शिकस्त मिली थी। ऐसे में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई की टीम इस मैच में अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी। वहीं स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली RCB की टीम प्रतियोगिता में जीत का खाता खोलने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमों में कई शानदार खिलाड़ी शामिल हैं। RCB की टीम दूसरे मुकाबले में अपनी गेंदबाजी को मजबूती दे सकती है। ऑस्ट्रेलिया को अहमदाबाद में शुरू होने वाले चौथे टेस्ट से पहले एक बड़ा झटका लगा है। टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस इस मैच के लिए भी टीम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। उनकी अनुपस्थिति में स्टीवन स्मिथ ही टीम की कमान संभालेंगे। पैट कमिंस इंदौर टेस्ट में भी टीम का हिस्सा नहीं थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। पैट कमिंस की मां की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से भारत के दौरे को बीच में ही छोड़कर वे अपने घर वापस लौट गए थे। पहले उम्मीद की जा रही थी कि अहमदाबाद टेस्ट से पहले पैट कमिंस वापस आ सकते हैं, हालांकि ये संभव नहीं हो पाया। कमिंस टेस्ट सीरीज के बाद होने वाली वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा बन पाएंगे या नहीं, इस बात को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। इस साल चीन में होने वाले एशियन गेम्स और अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक की तैयारियों को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज साई हेडक्वार्टर्स में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद रहे। साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान भी इस बैठक में उपस्थित थे। एशियन गेम्स में खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर हो और आज तक का सबसे अच्छा हो, उस दिशा में लगातार प्रयास चल रहे हैं। नेशनल ओलंपिक कमेटी के भी बार बार मीटिंग्स होती हैं। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उस पर चर्चा होती है, फेडरेशंस की भूमिका क्या हो। और हम कह सकते हैं जितना आज असेसमेंट की गई है, सबको विश्वास है कि आज तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ी करेंगे। और उस दिशा में सरकार ने भी उचित कदम उठाए हैं और खिलाड़ियों ने भी लगातार अपनी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन बार बार एशियन गेम्स का समय बदल जाना, पोस्टपोन होना, उससे उनके तैयारियों पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन खिलाड़ियों मानसिक तौर पर भी और प्रतिभा के तौर पर भी पूरी तरह से तैयार हैं अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी करेंगे। देश के सफलतम लंबी दूरी के तैराक प्रभात कोहली ने ओशियंस 7 चैलेंज को पूरा करने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। वे इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। उन्होंने खराब मौसम के बीच बुधवार को न्यूजीलैंड में कुक स्ट्रेट को तैरकर 8 घंटे 41 मिनट में पार किया। इस तरह उन्होंने 28 किलोमीटर की दूरी तैरकर पार की। ओशियंस 7 को एक निर्णायक ओपन वाटर स्विमिंग चैलेंज के रूप में जाना जाता है। अब तक केवल कुछ ही तैराकों ने इस चुनौती को पार किया है। दुनिया के नंबर 1 फार्मूला 1 ड्राइवर रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन ने सीजन ओपनिंग रेस बहरीन ग्रैंड प्री को अपने नाम कर लिया है। रविवार को हुई इस रेस में उन्होंने अपने साथी सर्जियो पेरेस को पीछे छोड़ा। सर्जियो पेरेस को दूसरा स्थान हासिल हुआ। ये आखिर सर्किट में वर्स्टेपन की पहली जीत रही। वहीं 2 बार के चैंपियन फर्नांडो अलोंसो को तीसरा स्थान हासिल हुआ। वहीं 2022 में इस रेस में जीत दर्ज करने वाले चार्ल्स लेक्लेयर ये रेस पूरी नहीं कर पाए। 41वें लैप में उनकी रेसिंग कार का इंजन फेल हो गया।
तो ये थी इस वक्त की खेल से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं आरेंद्र के पास। शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। विश्व प्राइम में सबसे पहले बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में तोशाखाना मामले में गैर जमानती वारंट का सामना कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के मुख्य न्यायाधीश उमर अता मंडियाल को एक पत्र लिखकर खुद के लिए पर्याप्त सुरक्षा देने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि मैं एक तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सत्ता परिवर्तन अभियान के माध्यम से मेरी सरकार को हटाने के बाद से मुझे संदिग्ध FIR, धमकियों और का सामना करना पड़ रहा है। अंततः मेरी हत्या करने की भी कोशिश हुई है। इमरान खान ने पत्र के माध्यम से आरोप लगाया है कि मौजूदा प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री उनके खिलाफ असफल हत्या की साजिश में शामिल थे। उन्होंने आगे कहा कि मेरे खिलाफ हत्या की एक और प्रयास के स्पष्ट संकेत है। इस बीच पाकिस्तान की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तत्काल रोक लगा दी है। एक आदेश में पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण ने कहा कि इमरान खान से जुड़े किसी भी वीडियो, चाहे वो रिकॉर्ड किए गए हों या लाइव हों, किसी भी सैटेलाइट TV नेटवर्क पर प्रसारित होने पर तत्काल रोक लगाई जाती है। कल जब पाकिस्तानी पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए उनके लाहौर स्थित घर पहुंची तो इमरान खान वहां मौजूद नहीं थे। बाद में इमरान खान ने अपने आवाज पर जेल भरो तहरीक में शामिल हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित कर अपने गुस्से का इजहार किया। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने खुले समुद्र में जैव विविधता की रक्षा के लिए संधि पर सहमति जताई है। न्यूयॉर्क में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इस वार्ता में हिस्सा लिया। 2 सप्ताह तक चली वार्ता में सदस्य देशों के बीच संधि को लेकर सहमति बनी है। इस संधि को लेकर विभिन्न देशों के बीच पिछले कई सालों से वार्ताओं का दौर जारी था, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आम सहमति नहीं बन पाने की वजह से कोई निश्चित रूपरेखा तय नहीं हो पा रही थी। यह संधि वर्ष 2030 तक विश्व के 30% महासागरीय क्षेत्रों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के संकल्प के क्रियान्वयन का एक अहम हिस्सा है। महासागर विशेषज्ञ निकोला क्लार्क ने इस संधि को जैव विविधता के लिए बड़ी जीत करार दिया है और कहा है कि महासागरों की रक्षा में यह संधि एक मील का पत्थर साबित होगा। चीन ने इस साल सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सैन्य खर्च में 7% से अधिक की वृद्धि करेगा। चीनी राष्ट्रपति के रूप में शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर मोहर लगने के साथ ही नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की बैठक में इस रक्षा बजट की घोषणा की गई। निवर्तमान प्रधानमंत्री ली केचियांग ने दावा करते हुए कहा है कि चीन को दबाने और नियंत्रित करने के लिए बाहर से प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में इस बात की भी घोषणा की गई कि चीन इस बार अपनी आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य में 2% से ज्यादा की कटौती करने के बाद 5% का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करेगा। कोविड महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और जासूसी गुब्बारे की घटना और राष्ट्रपति पुतिन के साथ नजदीकियों के कारण चीन को अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करनी पड़ी है। अमेरिका के जॉर्जिया में बच्चे के जन्मदिन की पार्टी के दौरान आपसी विवाद में हुई गोलीबारी में 2 किशोरों की मौत हो गई। इस घटना में अन्य 6 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। मिली जानकारी के अनुसार डगस सविले के एक आवास में 100 से अधिक लोग शनिवार को हाउस पार्टी में शामिल हुए थे। इस बीच अचानक हुई गोलीबारी में 2 किशोरों की मौत हो गई। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अधिकारियों ने बताया कि हाउस पार्टी में हुई घटना की जांच चल रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डगलस काउंटी के शेरिफ ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा कि एक घरेलू पार्टी में 100 से अधिक किशोर किशोरियां जुटे हुए थे। अभी तक सीमित जानकारी होने का हवाला देते हुए 2 बच्चों की मौत और 6 बच्चों के घायल होने की पुष्टि जानकारी दी गई है। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से कहा है कि पश्चिमी तट में हिंसा में बढ़ोतरी से क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। जॉर्डन के अधिकारियों ने बताया कि शाह अब्दुल्ला ने सीरिया के साथ देश की सीमाओं पर बढ़ते ड्रग्स युद्ध में लड़ने के लिए सहायता मांगी है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि लॉयड ऑस्टिन पश्चिमी एशिया की यात्रा की शुरुआत में जॉर्डन पहुंचे। इसके बाद वे ईरान के बढ़ते खतरे के खिलाफ अपने मुख्य क्षेत्रीय सहयोगियों का समर्थन जुटाने इजराइल और मिस्र भी जाएंगे।
क्यूबा में ईंधन की कमी के बीच राष्ट्रपति डियाज कैनेल ने रोसनेफ्ट के सीईओ इगोर सेचिन से मुलाकात की है। सेचिन ने कहा कि जब क्यूबा से संबंधित मुद्दों की बात आती है तो पुतिन सीधे और व्यक्तिगत रूप से उनकी निगरानी करते हैं। डियाज कैनेल के कार्यालय ने ट्विटर के माध्यम से जारी एक बयान में कहा कि इगोर सेचिन और डियाज कैनेल के बीच बैठक के दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति ने मदद के लिए रूस को धन्यवाद दिया। मलेशिया में लगातार भारी और मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सिंगापुर की सीमा से सटे राज्य जोहोर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बाढ़ की वजह से 40,000 लोगों को अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। प्रशासन ने बाढ़ के कारण 4 लोगों की मरने की पुष्टि की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार बाढ़ से विस्थापित हुए लोगों के लिए 200 से अधिक राहत आश्रय स्थापित किए गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दक्षिणी राज्यों में और अधिक बारिश की चेतावनी दी है। आगे बढ़ते हैं और हमारे सेगमेंट न्यूज लेंस की बारी है। 3 दिनों तक नई दिल्ली में चले रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का समापन हो चुका है। बुलेटिन के अंत में आपको छोड़ जाते हैं आज के न्यूज लेंस के साथ, जिसमें हम आपको जानने की कोशिश कीजिएगा कि रायसीना डायलॉग आखिर है क्या और इसका उद्देश्य क्या है। फिलहाल आप देखिए ये पूरी खबर। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बीते 2 मार्च से 4 मार्च के बीच राजधानी दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियों ने चर्चा और संवाद में हिस्सा लिया। इसके अंतर्गत दुनिया भर के सैकड़ों देशों से आए हुए अधिकारियों और नेताओं ने भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के शुभारंभ सत्र में शामिल हुए, तो वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने शुभारंभ समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। इस बार के डायलॉग में दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस साल की थीम उकसावा, अनिश्चितता, संकट और तूफान में जलता दिया रखी गई। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या है रायसीना डायलॉग। बता दें कि रायसीना डायलॉग भारत में आयोजित होने वाला एक ऐसा सालाना सम्मेलन है जहां पर भू राजनीतिक और भू आर्थिक विषयों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। रायसीना डायलॉग का नाम रायसीना हिल्स से लिया गया है, जिसे भारत की सत्ता का केंद्र कहा जाता है। इसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इस डायलॉग के सबसे पहले संस्करण का आयोजन साल 2016 में किया गया था। ये एक बहुत हितधारक और बहुपक्षीय बैठक है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के नीति निर्माता, राजनेता, पत्रकार, उच्च अधिकारी, उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्री भी इस डायलॉग में शामिल होते हैं। अगर बात करें रायसीना डायलॉग के उद्देश्यों की, तो इस डायलॉग का मुख्य उद्देश्य एशियाई एकीकरण के साथ साथ बाकी दुनिया के साथ एशिया के बेहतर तालमेल से जुड़ी संभावनाओं और अवसरों की तलाश करना है। साथ ही साथ रायसीना डायलॉग सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न सवालों और मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु एक मंच प्रदान करता है। जानकारों के मुताबिक शंग्रीला डायलॉग की तर्ज पर आयोजित होने वाला रायसीना डायलॉग वैश्विक मुद्दों की चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है, जिससे भारत की कूटनीतिक क्षमता में लगातार इजाफा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।